पिछले एपिसोड में रोनन और उसके साथी छात्रों की मिड टर्म परीक्षा शुरू होती है। एक ऐसी परीक्षा जहां हारने का मतलब था सीधा एलिमिनेशन। नंबरोज ने सभी को असली लड़ाई के लिए एक रहस्यमयी द्वीप पर भेजा। वहीं रोनन का सामना हुआ अपने सीनियर्स से, जिन्होंने उस पर घात लगाई थी। लेकिन रोनन ने अपनी तेज तलवारबाजी से सबको हरा दिया। दूसरी तरफ आदेशन को कई छात्रों ने घेर लिया था। वो लगभग हार चुकी थी, लेकिन अपने अतीत की याद और परिवार की कुर्बानी को याद करते हुए उसने हार मानने से इनकार कर दिया। तभी रोनन वहां पहुंचा और आदेशन को बचाया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की सच्चाई जानी। आदेशन का सपना था ग्रैंड कमांडर बनकर बेकार की मौतों को रोकना। रोनन ने उसकी हिम्मत देखकर उसका साथ देने का वादा किया और उसे क्लिफ से नीचे धक्का देकर कहा, तीसरा स्थान भी इतना बुरा नहीं होता। एपिसोड का अंत हुआ रोनन और शुल्फिन की खतरनाक टक्कर से। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जब उनकी तलवारें आखिरी बार टकराईं, पूरा द्वीप कांप उठा। और अब हॉलवे शांत था। रोनन आंखें खोलकर एक परिचित जगह पर था। वो इन्फर्मरी में था। उसके बगल में आदेशन और प्रशिक्षक नबीरोज बैठी थीं। नबीरोज ने पुष्टि की कि परीक्षा खत्म हो गई है। रोनन और शुलिफेन ने जो अराजकता फैलाई थी, उसके बाद के हालात से निपटना मुश्किल था, लेकिन ये एक अविश्वसनीय लड़ाई थी जिसने इसे सार्थक बना दिया। शुलिफेन दूसरे बिस्तर पर सो रहा था। नबीरोज ने यह भी कहा कि चूंकि रोनन पहले उठा, इसलिए लगता है कि उसमें शुलिफेन से बेहतर स्टैमिना है। ये महसूस करके कि वो उस कमीने को हराने में कामयाब रहा, रोनन शैतानी अंदाज में जोर से हंसा। नबीरोज ने जवाब देकर उसका भ्रम तोड़ा कि स्टैमिना का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन जीता। उसने समझाया कि उन दोनों को ठीक एक ही समय पर लौटने का फैसला किया गया, इसलिए इसे टाई माना गया और दोनों पहले स्थान पर रहे। रोनन ने बस जवाब दिया कि वो समझ गया। नबीरोज उसे उम्मीद से बेहतर तरीके से लेते हुए देखकर हैरान थी। उसे उम्मीद थी कि वो नाराज होगा और ये कहते हुए हंगामा करेगा कि वो अस्पष्ट परिणाम को स्वीकार नहीं करेगा, और आदेशन भी यही सोच रही थी। थोड़े चिड़चिड़े लहजे में उसने उनसे पूछा कि वो उसके बारे में क्या सोचते थे। रोनन ने गंभीर अंदाज में कहा कि जिस तरह से लड़ाई हुई उससे परिणाम सही लगते हैं। उसने स्वीकार किया कि शुलिफेन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए परिणाम का ऐसा आना स्वाभाविक था। रोनन ने बताया कि वो अब से और ज्यादा प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा है, इसलिए अगली बार वो जाहिर तौर पर जीतेगा। नबीरोज उसे देखती है। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने सोचा कि रोनन की क्षमताओं के साथ साथ उसकी मानसिकता भी परिपक्व हो गई है। नबीरोज सहमत थी कि नाराज होने की जरूरत नहीं है, और ये उन दोनों के लिए एक अच्छा अनुभव था, खासकर रोनन के लिए, क्योंकि वो आखिरकार उस माना का इस्तेमाल करने में सक्षम हुआ जिसे वो इतनी बुरी तरह से चाहता था। रोनन ये सुनकर हैरान था। उसने पूछा कि उसने क्या कहा। उसने पुष्टि करनी चाहिए कि क्या उसने सचमुच माना का इस्तेमाल किया था। नबीरोज ने पूछा कि क्या उसने अंतिम टकराव में इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वो असली तलवार ची की बात कर रही थी। इससे रोनन रुक गया और सोचने लगा। उसे याद आया कि उस समय उसे अलग महसूस हुआ था। उसने पूछा कि क्या वो वही था। नबीरोज ने पुष्टि की कि वो तलवार ची थी जिसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो माना को संभाल सकता हो। उस आंतरिक ची की तुलना में जिसे रोनन अब तक दोहरा रहा था, असली ची की गहराई एक पूरी तरह से अलग आयाम में है। लेकिन रोनन की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसने अभी तक उस एहसास को पूरी तरह से अपना नहीं बनाया है। नबीरोज ने उससे कहा कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अन्य छात्रों के विपरीत उनके पास इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि रोनन के शरीर की स्थिति कब नई पाबंदियां लगाएगी। नबीरोज ने आदेशन से कहा कि कल सुबह होते ही वो उसे उस बेकार कमीने के पास ले जाए। आदेशन ने पुष्टि करनी चाहिए कि उसका क्या मतलब है। फिर उसे एहसास हुआ कि नबीरोज का मतलब प्रोफेसर जैरेडन और स्टोन सॉन्ग से होगा। अगले दिन आदेशन और रोनन एक साथ चल रहे थे। आदेशन ने कहा कि उसे प्रोफेसर जैरेडन को देखे हुए काफी समय हो गया है। नबीरोज प्रोफेसर से रोनन को मिलवाना चाहती थी, जिससे रोनन को लगा कि प्रोफेसर जैरेडन जरूर प्रभावशाली होंगे। आदेशन ने समझाया कि प्रोफेसर को माना उपयोग के क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि दूसरे प्रोफेसर मदद के लिए प्रोफेसर जैरेडन से पूछते हैं। उसने बताया कि कभी कभी क्लासेस के दौरान जब माना का इस्तेमाल होता है तो किसी छात्र की माना बुरी तरह से उलझ जाती है और उसका कोर कठोर हो जाता है। जब ऐसा होता है तो वे प्रोफेसर जैरेडन के पास जाते हैं और प्रोफेसर आसानी से समस्या को हल कर देते हैं। ये सुनकर रोनन को लगा कि प्रोफेसर प्रभावशाली हैं, लेकिन उसे उत्सुकता थी कि प्रशिक्षक नबीरोज को ऐसा व्यक्ति क्यों पसंद नहीं था। आदेशन ने स्वीकार किया कि वह उनकी परिस्थितियों को नहीं जानती, लेकिन उसे यकीन है कि ये उनके अलग अलग व्यक्तित्व के कारण है।
आदेशन ने उससे कहा कि जब वो प्रोफेसर को देखेगा तो वो जान लेगा कि उसने प्रोफेसर को अनोखा बताया। इससे रोनन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जरूरी यह है कि वो माना का इस्तेमाल कर सकता है। रोनन सोचता है कि अगर वो प्रोफेसर अविश्वसनीय है तो वो ग्रैंड कमांडर की माना के बारे में भी जान पाएंगे। शैडो माना रोनन की पिछली जिंदगी में बहुत अज्ञात थी, इसलिए वो भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। उसने सोचा कि चूंकि वो पहले से ही आदेशन के साथ है तो वो इसके बारे में और जान सकता है। आदेशन ने पूछा कि शुलिफेन के साथ उसकी मुलाकात कैसी रही। उसने पूछा कि क्या शुलिफेन उस प्रस्ताव से सहमत हुआ जिसका रोनन ने दूसरे दिन जिक्र किया था। रोनन ने आत्मविश्वास से हाँ में जवाब दिया, क्योंकि ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता। शुलिफेन के डिस्चार्ज होते ही उन्होंने बात की। शुलिफेन ने टिप्पणी की कि वो और रोनन एक ही तरंग दैर्ध्य पर हैं। शुलिफेन इस बारे में बात कर रहा था कि वे दोनों टाई से संतुष्ट नहीं हैं। शुलिफेन उत्साहित था और उसने तुरंत रोनन को प्रशिक्षण कक्ष में आमंत्रित किया। रोनन ने उससे कहा कि वो उसे घूरना बंद करे। रोनन ने व्यक्त किया कि उसे परिणाम पसंद नहीं है, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि उसने शुलिफेन को किसी और कारण से बुलाया था। शुलिफेन उत्सुक हो गया। रोनन ने शुलिफेन के सामने अपनी मुट्ठी रखी और उसका नाम चिल्लाया, लेकिन पता चला कि वो सिर्फ एक क्लब एंट्री दस्तावेज दिखा रहा था। रोनन ने उसे अपने क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शुलिफेन भौचक्का रह गया। रोनन ने उसे क्लब के फायदों से लुभाया, जैसे स्कूल छोड़ने और असली लड़ाई का अनुभव हासिल करने का मौका, ताकि वो कभी ऊबे नहीं। शुलिफेन ने स्वीकार किया कि वो उत्सुक था कि रोनन क्या कहेगा, लेकिन एक दुश्मन से दोस्ती करना पागलपन है जिसे वो एक दिन हराने की योजना बना रहा है। शुलिफेन थोड़ा नाराज था जब उसने रोनन से कहा कि उसके पास इतना खाली समय नहीं है। अगर रोनन सिर्फ बकवास करेगा तो शुलिफेन ने फैसला किया कि वो बस चला जाएगा। लेकिन रोनन के पास एक चाल थी। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने शुलिफेन से कहा कि क्लब के सदस्य एक मजेदार गृह प्रवेश की योजना बना रहे हैं और रोनन ने इसे तब के लिए निर्धारित किया है जब उसकी बहन द्वीप पर आ रही है। इसने शुलिफेन का ध्यान आकर्षित किया। उसकी पिछली जिंदगी का सबसे मजबूत स्वॉर्ड मास्टर भी इस सुंदरता का विरोध करने की शक्ति नहीं रखता था। उसका हाथ कांप उठा। शुलिफेन ने भावुक होकर पूछा कि क्या आयरल सच में द्वीप पर आ रही है। वो रोनन के पास वापस आया और उससे विवरण के बारे में पूछा। उसने पूछा कि क्या ये एक सुरक्षित पड़ोस है। उसने पूछा कि क्या रोनन ने उसके लिए गार्ड तैयार किए हैं। रोनन ने एक स्मग और परेशान करने वाले चेहरे के साथ जानकारी को छिपाने का फैसला किया। उसने शुलिफेन को चढ़ाते हुए कहा कि वो उस व्यक्ति को नहीं बताएगा जो क्लब का सदस्य भी नहीं है। उसने जिक्र किया कि अगर शुलिफेन अभी शामिल होता है तो वो एक ही झटके में विवरण बता सकता है। शुलिफेन ने तुरंत दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। ये इतनी तेजी से हुआ कि स्याही फैल गई। उसके बाद शुलिफेन ने पूछा कि क्या वो अब जरूरतों को पूरा करता है। एक धमकी भरी नजर के साथ उसने रोनन से मांग की कि वो अपनी बात पूरी करे। वर्तमान समय में वापस आते हैं। कल शुलिफेन ने जैसा व्यवहार किया उसे याद करके रोनन को चिंता हुई कि ग्रांसिया के भावी लॉर्ड का ऐसा व्यवहार है। आदेशन ने घोषणा की कि वो पहुंच गए हैं। जिस बिल्डिंग में प्रोफेसर जेरेडन रहते हैं वो उदास दिख रही थी। इसे टावर 41 कहा जाता था। रोनन ने सोचा कि ये इतना भयानक क्यों है। वो जानता था कि प्रोफेसर सीक्रेट बुरी थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे प्रोफेसर जेरेडन एक अलग स्तर पर थे। अचानक कोई उनके पीछे दिखाई दिया। उसने लॉन्गस्वॉर्ड बदमाश की सहायक से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। वो आदमी प्रोफेसर जेरेडन थे। वो उदास और खतरनाक दिख रहे थे। उन्होंने एक एडवेंचरर का पहनावा पहना हुआ था और उनकी पीठ पर एक बड़ा बैग था। आदेशन ने प्रोफेसर को नमस्ते कहा और समझाया कि रोनन को माना को जाहिर करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए उन्हें प्रशिक्षक की सलाह मिली कि वे उनके पास जाएं। प्रोफेसर जेरेडन हैरान थे कि नबीरोज सिर्फ माना मैनिफेस्टेशन की वजह से एक छात्र को उनके पास भेजेगी। उन्हें लगा कि रोनन जरूर प्रभावशाली होगा। प्रोफेसर जेरेडन ने रोनन को संबोधित किया। रोनन उन्हें नमस्ते कहने ही वाला था, लेकिन प्रोफेसर ने तुरंत उससे अभिवादन छोड़ने को कहा। उन्होंने रोनन से पूछा कि उसने कितनी तैयारी की है। रोनन खो गया। प्रोफेसर जेरेडन ने उसे कहा कि वो स्वैच्छिक काम नहीं करते हैं, इसलिए वो काम के घंटों के बाहर काम के लिए फीस मांगते हैं। एक धमकी भरी नजर और एक खुली हथेली के साथ प्रोफेसर जेरेडन ने पूछा, मुझे यकीन है कि तुमने तैयारी की है ना? वो पैसे की बात कर रहे थे। रोनन वहां खड़ा रहा और पूछा, क्या प्रोफेसर जेरेडन सच में पैसे मांग रहे हैं? रोनन का हैरान चेहरा हास्यपद था। जेरेडन ने जवाब दिया कि रोनन की तेज समझ एक उगते सितारे के लायक है। उसने बताया कि ये कम से कम 10 गोल्ड प्रति घंटा है और ये प्रति व्यक्ति कीमत है। रोनन ने सोचा कि क्या वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने प्रोफेसर की आंखों में घूर कर देखा तो वो जानता था कि प्रोफेसर 100% गंभीर थे। वो प्रोफेसर सच में छात्रों को लूटना चाह रहे थे। रोनन ने मासूमियत भरा व्यवहार किया, समझाते हुए कि उसके पास अभी पैसे नहीं है।
उसने पूछा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है। जैरेडन ने उसे कहा कि एक रास्ता है और वो है वापस वहीं चला जाना जहां से वे आए थे, और उसने सुझाव दिया कि वे नबीरोज से 10 गोल्ड के सिक्के लें। लेकिन तभी जैरेडन ने एक हरी धुंध देखी। इससे उन्होंने कहा कि एक तरीका आ गया है। उन्होंने रोनन को उसका पीछा करने को कहा क्योंकि वो उसे एक बड़ा सौदा पेश करेंगे। प्रोफेसर जैरेडन ने देखा कि रोनन हरे रंग की धुंध से ढका हुआ है और ये धुंध उस अंगूठी से निकल रही है जो उसे सेरेंटी ने दी थी। टावर के अंदर रोनन ने सेरेंटी द्वारा दी गई अंगूठी के बारे में सवालों के जवाब दिए और वे तुरंत अंदर चले गए। रोनन ने सोचा कि वो कौन सी जगह है। ये न सिर्फ साफ थी बल्कि वीरान भी थी। रोनन इसकी तुलना एक जेल से करता है और जिस क्षण वे अंदर घुसे रोनन बाहर की कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसने सोचा कि क्या जैरेडन ने पूरे टावर पर बाधा डालने वाला जादू कर रखा है। रोनन ने यह भी देखा कि सभी दरवाजों के लॉक तंत्र को जादू से मजबूत किया गया है। उसने सोचा कि प्रोफेसर को इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों होगी। जैरेडन ने कहा कि वे शुरू करने से पहले वो चीज देखना चाहते हैं जिसका मतलब अंगूठी से था। रोनन ने उसे सावधानी से संभालने की चेतावनी दी। जैरेडन ने उसके कहा कि वो चिंता ना करे क्योंकि ये उसके लिए भी जरूरी है। अंगूठी को साक्षात देखकर वो प्रभावित हुआ। उसने कुछ महसूस किया, माना स्वच्छ और शुद्ध थी। इसका मतलब था कि एक ड्रैगन ने लगभग 2000 साल तक लगभग सभी मौलिक जादू के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, लेकिन उसने खुद को सुधारा। वो ड्रैगन नहीं बल्कि एक एल्फ था। रोनन हैरान था कि वो ये भी बता सकता है। जैरेडन ने अंगूठी रोनन को वापस कर दी और उससे कहा कि उसे कम से कम फिलॉन में प्रोफेसर बनने के लिए प्रतिभाशाली होना चाहिए। उसने रोनन से कहा कि उसकी शर्तें सरल हैं और वो सिर्फ अंगूठी की जादुई शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा निकालना चाहता है। रोनन उलझन में था। जैरेडन ने समझाया कि वो लंबे समय से एक प्रयोग कर रहा है। उसे एक ऐसी प्रजाति की माना की जरूरत थी जो लंबे समय तक जीवित रही हो और जादू को संभालती हो। उसने माना कि फिलॉन में कई उच्च रैंक वाले एल्फ जादूगर हैं, लेकिन उनकी तुलना अंगूठी से नहीं की जा सकती। उसने व्यक्त किया कि रोनन के पास सचमुच प्रभावशाली संपर्क है। इससे रोनन को सेरेंटी के साथ बिताए उसके सुखद पल याद आ गए। जैरेडन ने रोनन से कहा कि अगर वो सहमत होता है तो वो उसे पूरा समर्थन देगा। रोनन ने कहा कि ये कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उसने सौदा किया कि जैरेडन आदेशन की स्थिति में भी मदद करे। आदेशन ये सुनकर हैरान थी। जैरेडन गंभीर हो गया क्योंकि उसे जिस जादुई शक्ति की जरूरत थी वो बहुत कम थी। फिर भी रोनन उसमें एक और शर्त जोड़ रहा था। रोनन ने जाने की धमकी दी जब जैरेडन हिचकिचाया, लेकिन जैरेडन ने तुरंत अपना रवैया बदल दिया। उसने आधे दाम पर मोलभाव किया, लेकिन रोनन ने यह स्वीकार नहीं किया और इससे जैरेडन को पीछे हटना पड़ा। जैरेडन ने जोर से आह भरी और घृणा के साथ अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने रोनन से कहा कि वो मोलभाव करने में काफी प्रतिभाशाली है। रोनन ने स्मग अंदाज में उसका धन्यवाद किया। जैरेडन ने कहा कि वे पहले रोनन की समस्या पर ध्यान देंगे क्योंकि नबीरोज द्वारा रोनन को उसके पास भेजना एक जरूरी मामला है। उसने रोनन को मैजिक सर्कल पर खड़े होने का निर्देश दिया। रोनन ने ऐसा ही किया और जैरेडन उसके पीछे खड़ा हो गया। जैरेडन ने अनुमान लगाया कि रोनन ने अपनी इंद्रियों को खोले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसके शरीर में माना के इस्तेमाल के मुश्किल से कोई निशान है। इसका मतलब यह हो सकता है कि रोनन ने हाल ही में माना का इस्तेमाल कभी नहीं किया था। रोनन ने जवाब दिया, हाँ, वो सिर्फ माना को देख सकता था, लेकिन उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने समझाया कि उस पर एक श्राप पड़ा हुआ है। जैरेडन ने कहा कि यह कोई सामान्य श्राप नहीं है। उसने समझाया कि माना का जो रास्ता थोड़ा सा खुला है वो धीरे धीरे बंद होने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर ने उसे जबरदस्ती खोलने के लिए अपनी माना का इस्तेमाल किया। उसने रोनन को समझाया कि एक नाकू की तरह उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, लेकिन उसने मान लिया कि रोनन इसे सह सकता है। रोनन पूछना चाहता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जैरेडन ने पहले ही शुरू कर दिया। रोनन दर्द से चिल्लाया। वो तेजी से श्राप देते हुए पीला पड़ गया। आदेशन को चिंता हुई। इस बीच जैरेडन अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता रहा और कुछ ही पलों में वो रोनन के अंदर अपनी माना को जाहिर करने में सफल हो गया। ये ऐसा था जैसे वो एक अंधेर विशाल क्षेत्र में तैर रहा हो। प्रतिरोध उसकी उम्मीद से कम था, इसलिए रास्ता अच्छी तरह से खुल गया था। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो चीजें आसानी से खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी उसने कुछ अशुभ महसूस किया। ये उसे घबराया हुआ और डरावना महसूस करा रहा था। उसने ऊपर देखा। उसने एक भयानक आंख को उसे घूरते हुए देखा। वो चौंक गया कि वो क्या था।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी चीज एक बच्चे के शरीर में थी। रोनन के अंदर की महत्वपूर्ण शक्ति के कारण उसकी खुद की माना भी टूटने लगी थी। उसने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे संघर्ष करना पड़ा। अचानक जैरेडन को रोनन से दूर धकेल दिया गया। वो जोर से चिल्लाया, जबकि एक काली शक्ति उसके शरीर को जमीन पर धकेल रही थी। फिर उसने खून खासा, या यूं कहें कि उसने बहुत सारा खून उल्टी कर दिया। उसने रोनन को श्राप दिया। रोनन और आदेशन जल्दी से उसके पास गए। वे उलझन में थे कि उसने अचानक ऐसा व्यवहार क्यों किया। जैरेडन ने एक मंत्र का उच्चारण किया। ये कुछ खोलने के लिए था। रोनन को वो मंत्र परिचित लगा। ये कुछ ऐसा था जिसे जिबिट ने उस समय याद किया था। जैरेडन बहुत दर्द में था, लेकिन उसने मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा, जब तक कि एक बड़े मुंह ने उन सबको निगल नहीं लिया। अचानक सबको एक अलग जगह पर पहुंचा दिया गया। वहां कोई था जिसने एक किताब पकड़ रखी थी। वो सीक्रेट थी। उसने जिक्र किया कि जैरेडन ने अचानक दरवाजा कैसे खोला, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ। लेकिन जब उसने स्थिति देखी तो उसे चिंता हुई। जैरेडन अभी भी खून खांस रहा था, जबकि रोनन और आदेशन प्रोफेसर सीक्रेट को देखकर हैरान थे। सीक्रेट तुरंत जैरेडन के पास गई। उसे पहले उस आदमी का इलाज करना था। सीक्रेट के इलाज शुरू करने पर भी जैरेडन खांसता रहा। सीक्रेट ने रोनन से पूछा कि क्या जैरेडन ने अपनी माना को रोनन के शरीर में प्रवाहित किया था। रोनन घबराया हुआ था, लेकिन वो ये बताने में कामयाब रहा कि प्रोफेसर जैरेडन ने जिक्र किया था कि वो उसके शरीर में अवरुद्ध माना मार्ग को चौड़ा करेंगे। सीक्रेट अब समझ गई कि जैरेडन ने ऐसी लापरवाही क्यों की। सीक्रेट ने समझाया कि रोनन के अंदर के श्राप का एक हिस्सा माना पर सवार होकर जैरेडन में चला गया है, और ये कुछ ऐसा है जिसे रोनन के अलावा कोई और आसानी से संभाल नहीं सकता। ये अत्यधिक बुराई का श्राप है, और अगर ये इसी रफ्तार से चलता रहा तो जैरेडन मर जाएगा। रोनन ये सुनकर स्तब्ध रह गया कि प्रोफेसर मर जाएंगे, और ये उसके श्राप की वजह से है। सीक्रेट ने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ संभावना बता रहा है, जब तक कि जैरेडन का जल्द ही इलाज न किया जाए। सीक्रेट ने समझाया कि श्राप अभी गहराई तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वे उसे वहीं हटा पाएंगे। वो जैरेडन को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैरेडन दर्द से कराह रहा था। जैरेडन के मुंह से कई आंखों और दांतों वाला एक राक्षस निकला। एक बार जब वो पूरी तरह से बाहर आ गया तो सीक्रेट ने उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। उसने उसे रोनन की ओर फेंक दिया ताकि वो उसे काट दे। रोनन डरावना लग रहा था। उसने कई आंखों वाले गोल राक्षस को काट दिया। उसने ऐसा तब तक किया जब तक कि वो टुकड़ों में बिखर नहीं गया। राक्षस चीखा। कुछ सेकंड बाद जैरेडन हांफने लगा। वो थका हुआ लग रहा था। उसने उसे बचाने के लिए सीक्रेट को धन्यवाद दिया। सीक्रेट ने जवाब दिया कि ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि जैरेडन का निर्णय तेज था। अगर श्राप और गहरा पैंट जाता तो कोई रास्ता नहीं होता। सीक्रेट ने उसे याद दिलाया कि उसने एक छात्र के बारे में बात की थी जिसके श्राप को उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैरेडन को एहसास हुआ कि वो जिस कमीने की बात कर रहा था वो रोनन था। रोनन उसके पास भागा, ये पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। जैरेडन ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया कि उसे रोनन की वजह से एक शानदार अनुभव हुआ है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा श्राप मौजूद होगा। उसने टिप्पणी की कि यह दिखाता है कि रोनन का जीवन कितना उलझा हुआ है। जैरेडन ने रोनन से कहा कि उसने अपना वादा निभाया। इससे रोनन भ्रमित हो गया, इसलिए प्रोफेसर जैरेडन ने प्रोफेसर सीक्रेट से रोनन की स्थिति देखने के लिए कहा। ऐसा करने पर प्रोफेसर सीक्रेट हैरान हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने देखा कि माना रोनन के पूरे शरीर में बह रही है। उसने चिल्लाया कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है। उसने रोनन के हाथों को उसे जांचने के लिए पकड़ लिया। उसने देखा कि यह कमजोर था, लेकिन माना का इस्तेमाल करने वाला रास्ता, जिसे माना मेरिडियन कहा जाता है, खुला हुआ था। उसने रोनन से पूछा कि क्या उसने हाल ही में श्राप के आसपास कोई काम किया है, जैसे कर्स्ड आई से भरे गड्ढे में गिरना। रोनन ने जवाब दिया, नहीं। प्रोफेसर सीक्रेट कारण का पता नहीं लगा सका, लेकिन श्राप जो रोनन के मेरिडियन को रोक रहा था वो कमजोर हो गया, और यहां तक कि ठीक उसी मक्षण एक अजीब शक्ति श्राप को नष्ट कर रही थी। प्रोफेसर सीक्रेट ने इसे ऐसे बताया जैसे बारिश और हवा एक चट्टान को नष्ट कर रहे हों। उसने कहा कि श्राप लगातार माना मेरिडियन को बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अज्ञात शक्ति के साथ साथ जैरेडन ने रोनन के मेरिडियन को चौड़ा कर दिया, इसलिए रास्ते को बंद करना आसान नहीं होगा। इससे रोनन का मूड उत्साहित हो गया। उसने उत्साहित होकर पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो अब माना
और स्वॉर्ड की का भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रोफेसर सीक्रेट ने जवाब दिया कि सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन उसने रोनन को समझाया कि उसे आजादी से इस्तेमाल करने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि श्राप लगातार माना मेरिडियन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने ये भी जिक्र किया कि अगर रोनन हर दिन ट्रेनिंग लेगा तो उसे लगभग 20 साल लगेंगे। इससे रोनन का रंग उड़ गया। रोनन ने इस बारे में शिकायत की, लेकिन प्रोफेसर सीक्रेट ने पलटवार किया कि रोनन ने जो अनुभव किया है वो एक चमत्कारिक घटना है। प्रोफेसर सीक्रेट ने रोनन को समझाया कि वो एक ऐसे इलाज का इस्तेमाल किए बिना जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकता है, अकेले ट्रेनिंग करके पार पा सकता है। प्रोफेसर जैरिडन ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा कि समय को कम करने का एक तरीका है। इसने रोनन का ध्यान खींचा। प्रोफेसर जैरिडन ने समझाया कि ये रोनन के प्रयासों पर निर्भर करेगा, लेकिन वो इसे बहुत कम कर सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब रोनन उस माना अभ्यास विधि का इस्तेमाल करे जिसका प्रोफेसर जैरिडन ने आविष्कार किया था। वे कोने में बैठ गए। रोनन की पीठ प्रोफेसर जैरिडन की ओर थी। प्रोफेसर जैरिडन ने अपने हाथ रोनन की पीठ पर रखे। प्रोफेसर जैरिडन ने रोनन को समझाया कि वो अभी जितनी माना को संभाल सकता है वो मुश्किल से एक मुट्ठी भर है। उसने रोनन को विस्तार से बताया कि उसके मेरिडियन जो अभी खुले हैं दूसरे छात्रों की तुलना में बहुत संकरे हैं, लेकिन अगर रोनन अभ्यास विधि सीखता है और लगातार अपने मेरिडियन को चौड़ा करने के लिए ट्रेनिंग लेता है तो रोनन निश्चित रूप से अपनी इस्तेमाल करने लायक माना की मात्रा बढ़ा पाएगा। प्रोफेसर जैरिडन ने उसे बताया कि यह सब उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर वो मेहनत करे तो लगभग 5 साल में उतनी माना शक्ति हासिल कर सकेगा जितनी औरों के पास है। रोनन ने सोचा कि प्रोफेसर जैरिडन ने कहा था कि वो अपनी माना शक्ति को चैनल करेंगे ताकि रोनन अपने माना मेरिडियंस यानी ऊर्जा के रास्तों को महसूस कर सके। प्रोफेसर जैरिडन ने चेताया कि यह बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन उन्होंने तय किया कि यह करना ही होगा, क्योंकि यह मौका तभी मिलता है जब श्राप कुछ समय के लिए कमजोर होता है। रोनन ने प्रोफेसर को धन्यवाद दिया और प्रक्रिया शुरू हुई। रोनन के पूरे शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ गई। प्रोफेसर जैरिडन ने समझाया कि यह अभ्यास दूसरे तरीकों से अलग है, क्योंकि रोनन को अपनी माना की गति और दिशा को खुद नियंत्रित करना सीखना होगा। दर्द असहनीय था, फिर भी रोनन चुपचाप सहता रहा। प्रोफेसर ने उसे कहा कि जल्दीबाजी मत करो, माना को धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा मार्ग लंबे समय से कमजोर हैं, उन्हें रोनन की माना शक्ति से मजबूत किया जाएगा। रोनन को वही रास्ता अपनाना था जो प्रोफेसर बना रहे थे, धीरे धीरे, कदम दर कदम, ताकि अंततः उसकी माना शक्ति उसकी अपनी ताकत बन जाए। कुछ देर बाद प्रोफेसर ने पूछा कि अब उसका कैसा महसूस हो रहा है। रोनन ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया। जब रोनन ने दोबारा अभ्यास करने की बात कही तो प्रोफेसर जैरिडन खुद हैरान रह गए। उन्होंने तो बस एक बार मार्गदर्शन किया था और रोनन ने सब कुछ पूरी तरह से याद कर लिया था। उसकी माना नियंत्रित करने की क्षमता लगभग पूर्ण थी। प्रोफेसर के चेहरे पर गर्व झलक उठा। उन्हें अब समझ आया कि जिस प्रतिभा पर नवारोज की नजर थी वो वाकई कुछ खास है। जैरिडन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब शायद उन्हें उस श्राप का सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने रोनन को रोज इस प्रक्रिया को जारी रखने की सलाह दी। रोनन ने अपनी हथेली से निकलती माना को देखा, मुट्ठी बांधी और महसूस किया कि वो भीतर से कैसे बदल रहा है। जो पहले असंभव लगता था, आज वही संभव था। वो मुस्कुराया और पीछे मुड़कर प्रोफेसर को धन्यवाद कहने वाला था, लेकिन शब्द मुंह में ही रह गए। प्रोफेसर जैरिडन जमीन पर गिर पड़े थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी समस्या हल कर दी है, अब तुम अपना वादा निभाओ। रोनन घबरा गया, बोला, पहले आप अपने शरीर का ध्यान रखिए प्रोफेसर। जैरिडन ने गुस्से में चिल्लाया, मेरा शरीर कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण वो चीज है जिसे मुझे हर हाल में बचाना है, चाहे इसीलिए किसी की जान क्यों न जाए। उन्हें प्रयोगशाला में रखी कैप्सूल के अंदर की उस औरत और मेज पर पड़े गॉब्लिन का चेहरा याद आया। वही औरत, वही थी जिसे वो हर हाल में वापस पाना चाहते थे। प्रोफेसर ने रोनन के कंधे को कसकर पकड़ा। आंखों में आग थी और उन्होंने तेज स्वर में मांग की, मुझे वो अंगूठी दो। दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।